नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में यूपी पीसीएस जीएस पेपर 6 में टॉपिक नंबर जो 14 है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य, इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ से 2023 में एक प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के वन्यजीव अभयारण्यों के पारिस्थितिक महत्व की व्याख्या कीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये यूपी है, ऐसे करके, तो जो तराई क्षेत्र हैं, ये तराई क्षेत्र, तो यहाँ पे जो वन्यजीव अभयारण्य हैं उनका पारिस्थितिक महत्व बताना है। यहाँ पे देखें तो पीलीभीत में पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, कतरनिया घाट हैं, फिर एक राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यहीं पर ही है। फिर जो उत्तराखंड में जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से ही लगा हुआ, शायद किशनगंज उसका नाम है। तो वो सब यहाँ तराई क्षेत्रों में कई सारे वन्यजीव अभयारण्य वगैरह मिलते हैं और पारिस्थितिकी विविधता भी इसी कारण से है, उसी बारे में बताना था इसमें। खैर, इसमें हम पढ़ेंगे पूरा थ्योरी जो कंटेंट है, ताकि यहाँ से कोई प्रश्न आए तो उसको हम आसानी से कर सकें। इसमें और भी कुछ दिया हुआ, राष्ट्रीय उद्यान जो हमारे सिलेबस में है टॉपिक नंबर 14 में, इसको पढ़ेंगे। वन्यजीव अभयारण्य ये भी टॉपिक में है, इसको पढ़ेंगे अच्छे से। इसके अलावा कुछ प्राकृतिक संसाधन के बारे में, घास मैदान के बारे में, आर्द्र भूमि के बारे में दिया हुआ है। तो ये सारी बातें देखते हैं। अब इतना सारा अध्ययन करने के बाद कोई भी प्रश्न अगर उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, आर्द्र भूमि, अभयारण्य वगैरह से आएगा तो एकदम मतलब जैसे 8 नंबर का प्रश्न आएगा तो कम से कम 3 नंबर 4 नंबर लायक का किया जा सकता है। 12 नंबर का आ रहा है प्रश्न तो 5 नंबर 4 नंबर 6 नंबर लायक हम लोग कर सकते हैं। ये सारी बातों को पढ़ने के बाद जो 5-6 पेजों में है। पहले देखें उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन के बारे में कुछ बातें। जनसंख्या की दृष्टि से पहले कुछ इंट्रो के लिए बातें होनी चाहिए। जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों में विविधता प्रदर्शित करता है। वनस्पतियों, खनिज संसाधन, वनस्पति कई प्रकार की हैं, खनिज संसाधन, जल संसाधन, वायु तथा वन संपदा में यह पर्याप्त समृद्ध माना जाता है। ओके। उत्तर प्रदेश में 3 अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं जो विभिन्न जलवायु तथा पारिस्थितिकीय तंत्र में पैदा होते हैं। ये पॉइंट जो है इसको इंट्रो में हम प्रयोग कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 3 अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं जो विभिन्न जलवायु तथा पारिस्थितिकीय तंत्र में पैदा होते हैं। तो जलवायु और पारिस्थितिकीय तंत्र के अनुसार जो है 3 प्रकार के वन यूपी में पाए जाते हैं। थोड़ा प्राकृतिक संपदा के बारे में देखें। उत्तर प्रदेश में सीमित खनिज संसाधन उपलब्ध है, सीमित खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। देश के कुल खनिज उत्पादन का यहाँ मात्र 3% भाग प्राप्त होता है। ये बात ध्यान करें। उत्तर प्रदेश में सीमित खनिज संसाधन पाए जाते हैं। देश के कुल खनिज उत्पादन का यहाँ 3% भाग प्राप्त होता है। कुल खनिज उत्पादन का, भंडार का नहीं। देश के कुल खनिज उत्पादन का यहाँ 3% भाग प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को खनिज बहुल जनपद घोषित किया गया है। यानी 12 जनपद ऐसे हैं जिसको खनिज बहुल जनपद घोषित किया गया है। उसका नाम पता रहे और थोड़ा मैपिंग में पता रहे कहाँ पर है वो। ये सब वहीं बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा, महोबा, सहारनपुर, प्रयागराज, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट, चंदौली। ठीक। तो उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को खनिज बहुल जनपद की संज्ञा दी गई है। उसमें से बुंदेलखंड वाले तो आराम से ध्यान रहेंगे। सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट, ये सब बातें ध्यान रहे। यहाँ फिर से देखें, याद करने का प्रयास करें। जो नीचे का ये है, यहाँ के जो इलाके हैं ये खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जैसे ललितपुर, झांसी, इटावा नहीं, ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट,
ना, प्रयागराज, यहाँ बांदा, फिर सोनभद्र, प्रयागराज भी ले लेंगे, चंदौली, ये सब नीचे वाले इलाके खनिज बहुल क्षेत्र कहा गया है इसको। इसके अलावा सहारनपुर को कहा गया है खनिज बहुल क्षेत्र। ठीक है, तो सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा, महोबा, सहारनपुर, प्रयागराज, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट, चंदौली, ये सब है 12 खनिज बहुल क्षेत्र, खनिज बहुल जनपद। जल संसाधन, उत्तर प्रदेश में पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध हैं, जिसमें सबसे बड़ा भाग भूजल का आता है। यहाँ उपलब्ध भूजल संसाधन का उपयोग इस प्रकार किया जाता है। 80% भूजल का उपयोग करते हैं, 85% औद्योगिक, क्या कह रहा है ये, इसको छोड़ें। प्रदेश में भूजल स्रोतों पर निर्भरता निरंतर बढ़ती जा रही है, जो वर्तमान में 75% से अधिक हो चुकी हैं। यानी हमारे पीने के लिए जो निर्भरता है वो 75% भूजल के ऊपर है। ये देखिए, समझिए यहाँ पे कि पेयजल का 80% हम यूज करते हैं अंडरग्राउंड वाटर वाला। औद्योगिक क्षेत्र में 85% पानी हम यूज करते हैं धरती का, और सिंचाई के लिए 70% पानी हम यूज करते हैं अंडरग्राउंड वाटर का। ये बात कर रहे हैं, यानी कुल अंडरग्राउंड वाटर का कितना कितना परसेंट पानी यूज करते हैं, ऐसा नहीं वितरण है। पेयजल का कितना परसेंट पानी हम अंडरग्राउंड वाटर से पाते हैं, 80%। औद्योगिक क्षेत्र में 85% पानी अंडरग्राउंड वाटर का यूज करते हैं, और सिंचाई में 70% पानी अंडरग्राउंड वाटर का यूज करते हैं। राज्य के प्रमुख शहरों में अतिदोहन के कारण भूजल स्तर में प्रति वर्ष बड़ी गिरावट देखी जा रही है। कई शहरों में यह गिरावट औसतन 0.4 मीटर से लगभग 1 मीटर प्रति वर्ष की दर से हो रही है। सर्वाधिक जल दोहन सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लघु सिंचाई सेक्टर में 41 लाख उथले नलकूप के माध्यम से खूब खेती होती है, सिंचाई होती है। अब इस सब पेयजल योजनाओं के अंतर्गत 630 शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन लगभग 6000 मिलियन लीटर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 8500 मिलियन लीटर से अधिक भूजल का दोहन किया जा रहा है। इतना आंकड़ा नहीं रटना है। उत्तर प्रदेश में लगभग 30 नदियां प्रवाहित होती हैं, जिनमें पर्याप्त जल संसाधन विद्यमान है। ठीक है। वायु, प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के रूप में विद्युत उत्पन्न करने हेतु पवन ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। प्रदेश में 50 मीटर ऊंचाई पर 138 मेगावाट एवं 80 मीटर ऊंचाई पर 126 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया आरंभ की गई है। उल्लेखनीय है कि भूतल से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु वेग बढ़ता जाता है, जिससे विद्युत उत्पादन की संभावना भी बढ़ जाती है। ये पॉइंट ऐसे ध्यान रखें, भूतल से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु वेग बढ़ता जाता है, जिससे विद्युत उत्पादन की संभावना भी बढ़ जाती है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान द्वारा पवन ऊर्जा परियोजनाओं को चिन्हित करने हेतु उत्तर प्रदेश के ललितपुर, मिर्जापुर, रायबरेली, फर्रुखाबाद, इटावा, आगरा, झांसी, बदायूं, सोनभद्र में 50 मीटर ऊर्जा पर विंड रिसोर्स असेसमेंट का कार्य किया गया है। इसी प्रकार प्रदेश के गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, शाहजहांपुर, लखीमपुर जनपदों में 80 मीटर ऊंचाई पर विंड रिसोर्स असेसमेंट का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वन, घास मैदान एवं वनस्पति संपदा। तो वन, घास मैदान, वनस्पति संपदा। प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य ऐसी वनस्पति से है जो किसी क्षेत्र में बिना मानवीय हस्तक्षेप के उगती है। ये डेफिनेशन एनसीईआरटी में लिखा हुआ ऐसे ही कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य ऐसी वनस्पति से है जो किसी क्षेत्र में बिना मानवीय हस्तक्षेप के उगती है और एक लंबे समय तक बगैर किसी हस्तक्षेप के फलती फूलती रहती है। प्राकृतिक वनस्पति का प्रकार क्षेत्र की मिट्टी और जलवायु पर निर्भर होता है।
प्राकृतिक वनस्पति का प्रकार क्षेत्र की मिट्टी और जलवायु पर निर्भर होता है। यही कारण है कि प्राकृतिक वनस्पति मृदा और जलवायु के अनुकूल होती है। वनों का वर्गीकरण। वन सघन वनस्पति युक्त क्षेत्र होते हैं। ये वन विविध प्रकार के जीवों को आवास प्रदान करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति को जलवायु, क्षेत्र, प्रशासन और स्वामित्व के आधार पर इन क्षेत्रों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको जलवायु, क्षेत्र, प्रशासन और स्वामित्व, प्रशासन के आधार पे, जलवायु के आधार पे और स्वामित्व के आधार पे वन को बांटा जा सकता है। भौगोलिक आधार पर देखें, यूपी में जो वन है भौगोलिक आधार पे, भौगोलिक कारकों जैसे जलवायु के आधार पर उत्तर प्रदेश में वन है। देखिए दो प्रकार के, एक है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में भी दो हैं, आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। और उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तो है ये है। तो भौगोलिक दृष्टि से या जलवायु के आधार पर उत्तर प्रदेश में दो प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसमें दो प्रकार का है, आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, और है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसे मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये 70 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये ध्यान रहे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसे मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये 70 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। पर्णपाती वनों के वृक्ष शुष्क मौसम के दौरान, जब मानसूनी वर्षा का अभाव रहता है, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इन वनों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की अपेक्षाकृत कम जैव विविधता होती है। वन परिदृश्य में मात्र कुछ प्रजातियों की प्रमुखता होती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को इस प्रकार वर्गीकृत करते हैं: उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है, आर्द्र माने ज़्यादा नमी, तो 100 से 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में हो गई है, और वो हो जाएगा 70 से 100 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, पूरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच जहाँ वर्षा होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। उसमें जो कैटेगराइज किया गया है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ पर पाई जाती है वहाँ, और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन वो 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच जहाँ वर्षा होती है। तो आर्द्र उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सब वृक्ष थोड़ा ध्यान रखिए एग्जाम्पल अच्छे से लिखने और क्रेडिबल आंसर लिखने के लिए। साल, सागौन, ये दो तो इम्पोर्टेंट पेड़ हैं। साल, सागौन, बेर, हुर्रा, आंवला, महुआ, सेमल। तो साल, सागौन, महुआ, आंवला भी ध्यान रखें, बेर, हुर्रा, सेमल आदि इनकी प्रमुख वृक्ष प्रजातियां हैं। इन वनों में सघन सवाई अथवा भाबर घास तथा घास मैदान भी पाए जाते हैं। यह घास कागज और रस्सी स्थानीय तौर पर बान बनाने में प्रयुक्त होती है। इन वनों में कुछ स्थानों पर वृक्ष अथवा बांस के झुरमुट एवं झाड़ियां पाई जाती हैं। यह वन भाबर तराई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कहाँ कहाँ पाई जाती है ये भी ध्यान रखें। अब ये वन भाबर तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो भाई सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर बरेली, बहराइच, बलरामपुर, महाराजगंज, इन जिलों में जो उत्तर के सारे एक पट्टी में है, भाबर तराई पट्टी में, सहारनपुर से लेकर के महाराजगंज, बलरामपुर, बहराइच, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर। फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये वन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत है। समस्त गंगा मैदान क्षेत्र में पाए जाते हैं।
प्रदेश के कुल वन भूमि के 1/3 भाग पर मिलते हैं। 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विस्तृत हैं। इसमें आम, नीम, जामुन, महुआ, शीशम, पीपल, है ना, ये मेन ध्यान रखें। आम, नीम, जामुन, महुआ, शीशम, पीपल, फिर पलास, खैर, बेल, तेंदू, ये सब यहाँ पाए जाते हैं वृक्ष। इन वनों की प्रमुख वृक्ष प्रजातियां हैं। इन वनों में घास के मैदानों के बीच बीच में पेड़ों की उपस्थिति के कारण पार्कलैंड परिदृश्य का निर्माण होता है। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, ये वन 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कम वर्षा के कारण वृक्ष वर्ष भर बिना पत्तियों के रहते हैं। घासों और झाड़ियों की प्रमुखता रहती है। यह वन प्रदेश के दक्षिणी पठारी भागों एवं निकटवर्ती जिलों में जैसे आगरा, मथुरा, इटावा, झांसी, जालौन, बांदा, महोबा, ललितपुर, फिर से आगरा, मथुरा, इटावा, झांसी, जालौन, बांदा, महोबा, ललितपुर, माने वही कोने वाले जो दक्षिण पश्चिम कोने में जिले हैं वहाँ में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ बारिश कम होती है। और एक वृक्ष है बबूल, इसको ध्यान रखें, याद रहेगा बबूल। फिर चिरौंजी भी ध्यान रखें, चिरौंजी, ढाक, साहुंड, ये यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं। बबूल, चिरौंजी, ढाक, साहुड़। अब वनों का प्रशासन के आधार पर वर्गीकरण। वनों को उनके प्रशासन के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सुरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। सुरक्षित वन माने इन वनों में मानवीय क्रियाकलाप प्रतिबंधित होता है, पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित है, तो ये सुरक्षित वन है। मानवीय क्रियाकलाप माने लकड़ी इकट्ठा करना, पशुओं को चराना, ये प्रतिबंधित है। जलवायु अथवा उपयोगिता की दृष्टि से इन वनों का अत्यधिक महत्व होता है। यह भूमि कटाव को रोकते हैं। संरक्षित वन, इन वनों में स्थानीय आबादी को नियंत्रित रूप में मानवीय क्रियाकलापों जैसे लकड़ी इकट्ठा करना, पशुओं को चराने की अनुमति होती है, लेकिन किसको? स्थानीय आबादी को, वो भी कंट्रोल्ड रूप में। अवर्गीकृत वन, शासन प्रशासन द्वारा इन वनों का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया होता है। यहाँ वृक्षों की कटाई, पशुओं को चराने आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। एक है पवित्र उपवन, कभी अलग से पूछ ले 125 वर्ड में कि पवित्र उपवन क्या है उत्तर प्रदेश के प्रदेश में, बताओ। पवित्र उपवन प्राकृतिक वनस्पति का ही एक रूप है। पवित्र उपवन प्राकृतिक वनस्पति के एक ऐसे हिस्से हैं जिन्हें स्थानीय समुदाय द्वारा उनके धार्मिक मान्यताओं के कारण संरक्षित किया जाता है। ये वन मोटे तौर पर किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से बचे रहते हैं, अतः स्थानीय वनस्पति और जीवों के संरक्षण में मदद करते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 32 पवित्र उपवन हैं जिन्हें स्थानीय स्तर पर देववन कहा जाता है। देववन। नीम, बरगद, पीपल, शीशम, गूलर आदि इन धार्मिक उपवनों की सर्वप्रमुख वृक्ष प्रजातियां हैं। कुछ देखें उदाहरण भी ध्यान रहे कि उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख धार्मिक उपवन हैं। एक बेरिया समाया बहराइच में, झली धाम गोंडा, देवी पाटन बलरामपुर गोरखनाथ पीठ द्वारा प्रबंधन, देवी पाटन बलरामपुर, परमहंस कुटी बहराइच, पृथ्वीनाथ गोंडा, शिवाला बाग बहराइच। बहराइच में ज़्यादा है, बहराइच बहराइच बहराइच। तो यूपी में धार्मिक उपवन का एक उदाहरण याद कर लें, कम से कम एक उदाहरण कौन सा आसान लग रहा है, इसको ध्यान रखिए। देवी पाटन बलरामपुर में। देवी पाटन उपवन कहाँ है? बलरामपुर में है, गोरखनाथ पीठ द्वारा प्रबंधन। देवी पाटन उपवन कहाँ है? बलरामपुर में है। ठीक है।
अब उत्तर प्रदेश में वानिकी की समस्या एवं निदान, वानिकी की समस्या क्या है, उसका निदान क्या है, ऐसे प्रश्न भी आ सकता है 125 वर्ड में या 200 वर्ड में। सीधा एक लाइन का प्रश्न पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में वानिकी की समस्या एवं निदान बताओ, 200 वर्ड में 12 नंबर का प्रश्न। तो देखिए भाई कि यूपी में वानिकी की क्या समस्या है और उनका निदान क्या बताया है। भौगोलिक स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश में वानिकी कार्यों में अनेक तकनीकी समस्याएं पाई जाती हैं। भौगोलिक स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश में वानिकी कार्यों में अनेक तकनीकी समस्याएं पाई जाती हैं। इनमें प्रमुख है खारे पानी का क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्रों की अवनति भूमि, ऊसर बीहड़ तराई क्षेत्र की खादर भूमि, ईंधन एवं चारा पत्ती टेनरी के रसायनों एवं औद्योगिक प्रजातियों के रोपण की समस्या। भाई गजब वानिकी की समस्या है। फिर से देखें, वानिकी की समस्याएं क्या है, खारे पानी का क्षेत्र है, कई स्थान पे खारे पानी का क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्रों की अवनति भूमि, ऊसर बीहड़ तराई क्षेत्र की खादर भूमि, ईंधन एवं चारा पत्ती टेनरी के रसायनों औद्योगिक प्रजातियों के रोपण की समस्या। वानिकी से संबंधित इन समस्याओं के समाधान के लिए 1918 में उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान के अंतर्गत भारतीय वानिकी सेवा के तहत अधिकारियों की नियुक्ति शुरू हुई। 1970 में कानपुर में राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई, जिसे 1993 में वन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के रूप में उच्चीकृत किया गया। तो वन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश कहाँ है, कानपुर में है। अनुसंधान संस्थान के माध्यम से प्रदेश में विभिन्न प्रजातियों के उच्च कोटि के बीजों का एकत्रीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एकत्रित बीजों के परीक्षण के उपरांत वन प्रभागों को आपूर्ति भी किया जाता है। उत्तर प्रदेश वन विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं क्या है। एक कृषि वानिकी योजना है, आरक्षित वनों से कृषि वानिकी योजना, मतलब कृषि के साथ में वानिकी। आरक्षित वनों से बाहर के क्षेत्रों में गांव के निकट ईंधन चारा पत्ती तथा अन्य वन उपज को ग्रामीण एवं काष्ठ उद्योग हेतु आवश्यकता अनुसार सुलभ कराने के उद्देश्य से उपयुक्त प्रजातियों का रोपण करना। योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वृक्षारोपण के प्रति आम लोगों में अभिरुचि पैदा करना भी है। फिर से देखें भाई, कृषि वानिकी योजना यानी कृषि के साथ में वन रोपण। आरक्षित वनों से बाहर के क्षेत्रों में गांव के निकट ईंधन चारा पत्ती अन्य वनोपज को ग्रामीण एवं काष्ठ उद्योग हेतु आवश्यकता अनुसार सुलभ कराने के उद्देश्य से ये ऐसे प्रजातियों का रोपण करना और आम लोगों में वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता अभिरुचि पैदा करना भी इसका उद्देश्य है। तो जो स्थानीय उद्योग हैं, काष्ठ उद्योग वगैरह के लिए जो है कच्चा माल उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। तो कृषि वानिकी योजना। फिर है औद्योगिक एवं पल्प वुड वृक्षारोपण। योजना के अंतर्गत काष्ठ आधारित उद्योगों जैसे प्लाईवुड, हार्डबोर्ड, पार्टिकल बोर्ड, पैकिंग केस, माचिस, कत्था, फर्नीचर आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपयुक्त वृक्ष प्रजातियों का रोपण किया जाता है। औद्योगिक एवं पल्पवुड वृक्षारोपण। फिर क्लीन यूपी ग्रीन यूपी, एक योजना ये है क्लीन यूपी ग्रीन यूपी। प्रदेश में पौधरोपण के माध्यम से हरियाली क्षेत्र के विस्तार के उद्देश्य से 2015 से इस योजना का संचालन किया जा रहा है। ग्रीन यूपी, क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी, पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए 2015 में शुरू हुआ। ऑपरेशन ग्रीन, पौधरोपण एवं वृक्षों के संरक्षण के माध्यम से वन क्षेत्र का विस्तार, इस योजना का उद्देश्य है। 2001
से प्रदेश में संचालित है ये। 2001 से ऑपरेशन ग्रीन 2001 से संचालित है पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए। क्लीन यूपी ग्रीन यूपी 2015 से संचालित है पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए। औद्योगिक एवं पल्पवुड वृक्षारोपण से जो प्लाईवुड है ना, प्लाईवुड फर्नीचर वगैरह के लिए लकड़ी उपलब्धता होगी। और कृषि वानिकी योजना, इसका उद्देश्य क्या है कि गाँव के जो आवश्यकता है, चाहे लकड़ी ईंधन के लिए हो, कास्ट उद्योग के लिए, तो कच्चा माल उपलब्ध कराना। ये हो गया प्रयास। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे वन्यजीव संरक्षण वगैरह, राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, प्राणी उद्यान आदि के बारे में। इसमें इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।